तो ठीक है दोस्तों, आज स्वागत करता हूं आपके कंप्लीट कोडिंग के हमारे नोड जेएस जो हम सीरीज चला रहे हैं इसके पार्ट 3 में, है ना। तो अब हम क्या सीखेंगे इस पार्ट 3 में? देखिए, पार्ट 3 में हम अपना पहला नोड सर्वर यहां पर बनाने वाले हैं। तो इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे? पहले कुछ समझने वाली चीजें हैं, तो पहले समझेंगे डीएनएस बेसिकली किस तरह से काम करता है, वेब किस तरह से काम करता है ना। थोड़ा सा हमको समझ आएगा ताकि जब हम नोड सर्वर बना रहे हैं तो ये सर्वर बनाने का क्या मतलब है, इस सर्वर से क्या होगा, ये सब हमको यहाँ पर समझ आएगा। बहुत छोटा सा हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि प्रोटोकॉल्स का यहाँ पर क्या मतलब है, कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स हम यूज करते हैं और होती क्या है प्रोटोकॉल्स, है ना। उसके बाद बेसिकली हम आ जाएंगे सीधे अपने सर्वर बनाने पर। तो उसमें हमको कोर मॉड्यूल समझना है क्या क्या होता है, रिक्वायर कीवर्ड क्या होता है, और फिर सीधे हम अपना पहला सर्वर बना रहे होंगे, है ना। तो ये पार्ट जैसे ही खत्म होगा, आप अपना सर्वर बना पा रहे होंगे, उस पर रिक्वेस्ट आ पा रही होंगी, जा पा रही होंगी, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमको देखना था कि भाई जो हमने बोला डीएनएस बेसिकली किस तरह से काम करता है। पहली बात तो डीएनएस का मतलब क्या होता है ना। तो देखिए, अगर आप डीएनएस का मतलब देखेंगे, यहाँ पर हमने क्या बताया, इसका मतलब है डोमेन नेम एंट्री। जब हम डीएनएस का मतलब बोलते हैं तो डीएनएस को बोला जाता है डोमेन नेम सर्विस। अब ये डोमेन नेम सर्विस का क्या मतलब है? देखिए, अगर मान लीजिए हम यहाँ आज कोई डाक विभाग चला रहे हैं, है ना। आप मान लीजिए डाक विभाग में बैठे हुए हैं और आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी चिट्ठी कहाँ जाएगी। तो आप ये किस हिसाब से डिसाइड करेंगे? अगर आपको बेसिकली पोस्ट ऑफिस में आप बैठे हैं, आप किस हिसाब से डिसाइड करेंगे? देखिए, पूरा एड्रेस देखेंगे कि इस पर टू एड्रेस क्या लिखा हुआ है, और उस एड्रेस को फिर आप अपने हिसाब से देखेंगे। देखिए, आपने क्या किया हुआ है, हर शहर को, हर जगह को कहाँ पिन कोड में बांटा हुआ है हमने इंडिया में, है ना। तो आप पिन कोड देखते हैं पहले कि अच्छा ये उस शहर का पिन कोड है, तो उसको वहां भेज सकते हैं। पिन कोड में हमने क्यों बांटा है? क्योंकि कई बार क्या होता है, शहर के नाम में कंफ्यूजन हो जाता है। अब मैं जैसे जहां पला बड़ा हूं, मेरी जो नेटिव प्लेस है उसका नाम है मुजफ्फरनगर, है ना। पर आधी जगह जब हम उसे बताते थे तो लोगों को ऐसा लगता था कि मुजफ्फरपुर करके भी एक जगह है बिहार में, कि कहीं वो उसकी तो बात नहीं हो रही है। और छोटे छोटे गांव तो आप देखेंगे, बहुत सारे सेम गांव दो चार डिस्ट्रिक्ट में ही आपको मिल जाएंगे, है ना। तो सिर्फ नाम से नहीं डिसाइड किया जा सकता, एक पर्टिकुलर एड्रेस होना चाहिए, एक पिन कोड होना चाहिए। अब देखिए, ऐसे ही जब आप अपने ब्राउजर में जाकर लिखते हैं www.google.com, तो उसको कैसे पता कि गूगल कैसे यहां पर आएगा? अभी तक हम सोचते नहीं, हम तो बस ब्राउजर पे लिखते हैं google.com और google.com हमारे लिए प्रकट हो जाता है, गूगल की जो सर्च बार है वो हमारे लिए प्रकट हो जाती है। तो वो होता कैसे, पहले सबसे पहले वो समझेंगे। तो देखिए, गूगल ने क्या किया हुआ है, गूगल ने अपने सर्वर बनाए हुए हैं कहीं पर, है ना। हम देखते हैं कैलिफोर्निया में, बड़ी बड़ी जगहों पर, जहां पर भी बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाते हैं। हमारे इंडिया में भी गुड़गांव में है, मुंबई में बहुत सारे डेटा सेंटर्स हैं। डेटा सेंटर का क्या मतलब है? बहुत बड़ी बड़ी बेसिकली बिल्डिंगें होती हैं जहां बहुत सारे सर्वर्स लगे हुए हैं। आपकी रिक्वेस्ट वहां पर जाती है, आपकी रिक्वेस्ट वहां से वापस आती है। जब आप कुछ गूगल सर्च करते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट पहले उन सर्वर्स के पास जाती है। उन जब वो रिस्पॉन्स भेजता है कि लो भाई ये 10 लिंक्स मुझे आपको देने थे गूगल सर्च में, मान लीजिए, तो वो रिक्वेस्ट जो रिस्पॉन्स है वो आपके पास वापस आता है। बट मैंने तो google.com लिखा, मेरी जो रिक्वेस्ट है उसको कैसे पता कि मान लीजिए मुंबई के किसी सर्वर में वो होस्टेड है, या मान लीजिए यूएस में किसी सर्वर में वो होस्टेड है, सिंगापुर में बहुत सारे सर्वर्स होस्टेड है, उसको कैसे पता कि कहाँ जाना है? तो देखिए, वही काम करता है डोमेन नेम सर्विस। यानी पहले जब आप किसी भी वेबसाइट का नाम लिखते हैं, आप मान लीजिए कंप्लीट कोडिंग डॉट इन लिख रहे हैं, इसको कैसे पता कि कहाँ जाना है? कंप्लीट कोडिंग डॉट इन का सर्वर हमने कहाँ पर लगाया है? तो एक डोमेन नेम सर्विस करके कुछ पहले सर्वर्स हैं। तो होता क्या है, जैसे ही आपने मान लीजिए अपने कंप्यूटर पे लिखा कि भाई मुझे मुझे जाना है google.com के पास, है ना। तो क्या करेगा, ये जो आपका सर्वर है, जो आपका कंप्यूटर है, वो पहले सबसे पहले यहां पूछेगा, देखिए क्या, वेयर इज google.com, कि भाई मुझे google.com खोलना है। ये google.com मिलेगा कहां? मुझे google.com पर लेकर चलो। जो डीएनएस सर्वर है, मान लीजिए सबका पता बताता है, इसको सबका एड्रेस पता है ना, कि कौन सी मशीन कहां रखी हुई है। इंटरनेट पर एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट पर एड्रेस होता है आईपी एड्रेस। यहाँ पर पिन कोड वाला एड्रेस नहीं होता, यहाँ पर आईपी एड्रेस होता है। आपके कंप्यूटर का भी है, हर कंप्यूटर का यूनिक एड्रेस है। जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है उनको यूनिक एड्रेस मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस, है ना। उसकी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, बस आप ये समझ लीजिए, आईपी एड्रेस से किसी भी कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ढूंढा जा सकता है वो कहां है। तो जो गूगल कंपनी है उसने पहले से आकर इस डीएनएस सर्वर को बताया है कि भाई अगर तुमसे कोई भी पूछेगा google.com के पास जाना है तो यहाँ मुझे बता दीजिएगा। ये आपके जो गली में एक नाई होता है ना, या पनवाड़ी होता है, ये वो है। लोग आकर उससे पता पूछते हैं कि भाई उसका घर कहाँ है, फलाने का घर कहाँ है, तो वो बताता है कि भाई आपको वहां जाना है। तो वो है आपका डीएनएस यानी डोमेन नेम सर्विस। तो हम इससे पूछेंगे कि भाई google.com कहां पर है, और ये हमको वापस बता देगा कि भाई अगर google.com पर जाना है ना, तो इस आईपी एड्रेस पर चले जाना, विच इज 87.245.200.153। अगर आप इस आईपी एड्रेस पर चले जाओगे तो आपको जो आपका फाइनल डेस्टिनेशन है जो गूगल है, गूगल ने अपना सर्वर यहां लगाया हुआ है। इस बात का फायदा क्या है, ऐसा हमको करना ही क्यों पड़ रहा है? देखिए, दो चीजें। पहली बात तो अगर गूगल आपको बता दे कि भाई जब भी गूगल करना हो तो google.com मत लिखना, हमेशा ब्राउजर में जाकर लिखना 87.245.200.153, तो मेरा आपको एड्रेस मिल जाएगा। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, याद रखना मुश्किल है। दूसरा, गूगल तो अपने सर्वर बाद में कभी भी चेंज कर सकता है। अब पहले मान लीजिए जब उन्होंने लॉन्च किया तो वो अपना सर्वर सिर्फ कैलिफोर्निया में लगाते होंगे, आजकल वो अपना सर्वर मुंबई में भी लगाते होंगे। इंडिया में भी इतने सारे यूजर्स हैं, है ना, शायद इंडिया में ज्यादा यूजर्स होंगे।
तो इससे एक फायदा ये भी है कि कल को एड्रेस बदला जा सकता है, नाम हमेशा google.com ही रहेगा, पर पीछे से आप उसका एड्रेस कभी भी बदल सकते हैं। तो यही हमारा जो डोमेन नेम सर्विस है वो इस तरह से काम करता है। तो डीएनएस क्वेरी का क्या मतलब हुआ, जो ब्राउजर पहले पूछता है कि भाई ये कहां मिलेगी वेबसाइट, उसको डीएनएस क्वेरी बोलेंगे। हर वेबसाइट इसी तरह से चलती है। आप कंप्लीट कोडिंग डॉट इन लिखेंगे वो भी ऐसी चलेगी, नॉलेज गेट डॉट इन लिखेंगे वो भी ऐसी चलेगी, इंस्टाग्राम लिखेंगे वो भी ऐसी चलेगी। जो भी वेबसाइट का आप नाम लिख रहे हैं, पहले नाम के लिए एक डीएनएस क्वेरी जाती है और उसका आपको आईपी एड्रेस वापस आता है। उसके बाद एक्चुअल कॉल शुरू होती है, उसके बाद आपका कम्युनिकेशन शुरू होता है उस एक्चुअल वेबसाइट के साथ, उस एक्चुअल सर्वर के साथ जिससे आप बात करना चाह रहे थे। डीएनएस सर्वर क्या है, ये वो जगह है जिसने इन सबके नाम और एड्रेस बेसिकली लिख कर रखे हुए हैं, और जब भी कोई अपना कंप्यूटर चेंज करता है, अपना आईपी एड्रेस चेंज करता है, अपना एड्रेस चेंज करता है, तो वो जाकर डीएनएस को बताता है कि भैया मेरा एड्रेस चेंज हो गया है, अब कोई अगर मेरे नाम से मांगने आएगा तो उसको यहां भेज देना, पुरानी जगह पर मत भेजना, है ना। तो वो बोल रहे हैं डीएनएस सर्वर दिस प्रोवाइड्स द करेक्ट आईपी एड्रेस फॉर द डोमेन। ये क्या कर रहा है, करेक्ट आईपी एड्रेस क्या है इस डोमेन के लिए वो आपको बता रहा है। और ब्राउजर क्या करता है चौथे स्टेप में, द ब्राउजर यूजेस द आईपी टू कनेक्ट टू द वेब सर्वर एंड लोड्स द वेबसाइट। यानी यहां पर अब ब्राउजर क्या करेगा, उस वेबसाइट को लोड करेगा। अब देखिए बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि डीएनएस इस तरह से काम करता है, पर डीएनएस एक्चुअली कैसे काम करता है, इसके अंदर भी 3 स्टेप होते हैं। बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, बहुत कर्सरी लेवल पे आपको बता देता हूं। तो डीएनएस सर्वर भी एक लेवल का नहीं होता है, एक टाइप का नहीं होता है, 3 तरह के एक्चुअली डीएनएस सर्वर इंटरनली होते हैं, है ना। तो जैसे अगर आप सबसे पहले देखेंगे 3 तरह के, उनके नाम क्या क्या है। पहले का नाम है रूट डीएनएस, दूसरे का नाम है टीएलडी यानी टॉप लेवल डोमेन, और तीसरे का नाम है अथॉरिटेटिव डीएनएस। अब ये करते क्या क्या है, अगर आप यानी आपकी क्वेरी जब सर्वर के पास जाती है, डीएनएस सर्वर के पास जाती है, मान लीजिए आपके example.com आप खोलने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले गई डीएनएस रिजॉल्वर के पास। डीएनएस रिजॉल्वर सबसे पहले क्या करेगा, डीएनएस रिजॉल्वर सबसे पहले जाएगा रूट सर्वर के पास। तो यहां से देखिए नंबर 2 एंट्री गई हमारी डीएनएस रूट सर्वर के पास। रूट सर्वर क्या करता है, दिस एक्ट्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डीएनएस रेजोल्यूशन, इट डायरेक्ट्स क्वेरी टू द करेक्ट टीएलडी। इसका और कोई काम नहीं है, इसका ओनली काम क्या है, ये बस करेक्ट आपके टॉप लेवल डोमेन नेम सर्वर के पास जाएगा जिनके पास ये एंट्री होंगी। यानी हमने क्या किया है, अलग अलग सर्वर बांट लिया कि भाई अगर .com का कोई एड्रेस मांगेगा तो तू बता देना। इतनी सारी डीएनएस क्वेरी हो रही है, लाखों करोड़ों क्वेरी हो रही है रोज, तो कैसे हैंडल करेंगे। तो हमने रूट सर्वर को बोल दिया कि भाई कोई भी .com मांगेगा तो तुम देख लेना, कोई भी .in मांगेगा तो तुम देख लेना, कोई भी .ai आजकल चल रहा है वो मांगेगा तो तुम देख लेना। यानी टॉप लेवल पर ये रूट डीएनएस क्या करता है, ये सिर्फ करेक्ट टॉप लेवल डोमेन वाले के पास भेजता है। अब उसके बाद क्या होगा, उसने बता दिया करेक्ट टॉप लेवल डोमेन सर्वर कौन सा है। तो इंटरनली भी यहाँ पर बेसिकली 3-4 बार हमारी कॉल जा रही है, तो उसने बता दिया कौन से के लिए जाना है, .com का डेटा किसके पास है, .in का डेटा किसके पास है। बेस्ड में आप कौन सी वेबसाइट का ढूंढना चाह रहे हैं, मान लीजिए कंप्लीट कोडिंग .in का ढूंढना चाह रहे हैं, तो बताएगा भाई इनसे आप यहां जा सकते हैं। तो उसके बाद हम जाएंगे टॉप लेवल डोमेन के पास। टॉप लेवल डोमेन सर्वर क्या करेगा, हैंडल्स क्वेरीज फॉर स्पेसिफिक टॉप लेवल डोमेन्स, यानी .com .net की क्वेरी हैंडल करता है। और उसके बाद ये क्या करेगा, इसको मान लीजिए अब .in की एंट्री इसके पास आ गई, ये क्या करेगा, ये आपको बताएगा। उसके बाद भी कंपनीज ने अपने अपने सर्वर बनाए हुए हैं जो डोमेन नेम सर्वर हैं, ये भेज देगा आपको उनके पास, कौन से, अथॉरिटेटिव डीएनएस के पास भेज देगा। ये किसने, जैसे वेरीसाइन है एक कंपनी, वो .com की अथॉरिटेटिव बेसिकली टॉप लेवल डोमेन है, उन्हीं के पास होता है ना। या PIR है .org के लिए। ऐसे कुछ कुछ पहले से सब लोगों ने मिलकर कुछ कुछ कंपनियों को ये जिम्मेदारी दी हुई है कि भाई तुमको ये काम करना है। तो उसके बाद .in के जिसके भी पास है क्या करेगा, बेसिकली वेरीसाइन के पास भेज देगा या PIR के पास भेज देगा। इंटरनली भी डिवीजन है उनमें कि भाई ये वाली जो वेबसाइट्स हैं कहां मिलेंगी, ये वाली वेबसाइट्स कहां मिलेंगी, ये वाली वेबसाइट्स कहां मिलेंगी। तो उसके बाद यहां से आपको TLD बता देगा करेक्ट अथॉरिटेटिव डीएनएस कौन सा है। उसके बाद आप जाएंगे उसके पास, वो आपको एक्चुअल जो डेटा है वो आपको बताकर देगा जो अथॉरिटेटिव डीएनएस है कि एग्जैक्ट आईपी एड्रेस क्या है, फिर आपके पास क्वेरी वापस आती है ना। तो ये बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि इसका नोट्स बनाना शुरू कर देंगे, सर ये नाम याद होना चाहिए। बस आपको पता होना चाहिए कि जो चीजें हम कभी जिनके बारे में सोचते भी नहीं है, हमको लगता है बड़ी सिंपल चीजें हैं, वो भी इंटरनली कभी कभी कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, कितनी मेहनत उनमें लगती है उनको काम करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हुआ, हमने समझ लिया डीएनएस क्वेरी कैसे काम करती है। अब जब हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो ये कैसे काम करती है। अब मैं सारे स्टेप्स आपको बता क्यों रहा हूं, देखिए मैं स्टेप्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी तक हम हमेशा क्लाइंट साइड पे हमने काम किया। आपने बहुत लोगों ने रिएक्ट का भी हमारा कोर्स देखा है, यानी हमने ब्राउजर लेवल पर काम किया है। अब जब हम सर्वर पर जा रहे हैं, पहले ये समझ आना चाहिए आपको कि पूरा कनेक्शन बनता कैसे है। सर्वर पर जो हम बात कर रहे हैं, हम Node.js में जो करेंगे, जो हम सर्वर बनाएंगे, वो बनाने का मतलब क्या है, वो रिक्वेस्ट वहां कैसे आएंगी, बाद में हम जब उसको रिएक्ट से अपनी कनेक्ट करेंगे, अलग अलग तरह के फ्रंट एंड्स के साथ कनेक्ट करेंगे, तो वो कैसे चलता है ना। तो यहाँ एक बार हम पूरा फ्लो देखने की कोशिश करेंगे। अगर मैं पूरी एक नेटवर्क क्वेरी है मेरी, है ना, एक मैं मान लीजिए अपने facebook.com पर जाकर लॉगिन करना चाह रहा हूं, या मैं Amazon के पेज पर हूं, मिंत्रा के पेज पर हूं, मैं कोई प्रोडक्ट की लिस्ट देखना चाहता हूं कि मेंस में मेरे को जीन्स देखनी है जरा। अब आपने वो डाल दिया, आपने यूआरएल डाल दिया पूरा /men/jeans, जो भी आपको पूरा यूआरएल पता था वो आपने डाल दिया। इसके बाद होगा क्या, है ना। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला, क्लाइंट सबसे पहले रिक्वेस्ट इनिशिएट करता है, यानी क्लाइंट यहाँ पर कौन है, क्लाइंट है यहाँ पर ब्राउजर।
तो ब्राउजर में जाके आपने यूआरएल डाल दिया, है ना। उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले अभी हमने समझा, सबसे पहले होगा डीएनएस रेजोल्यूशन, यानी सबसे पहले आप ये देखेंगे myntra.com अगर आपने खोला है, भाई myntra.com का सर्वर है कहां पर, तो ब्राउजर पहले डीएनएस सर्वर के पास पूछेगा भाई myntra.com का जरा मुझे आईपी एड्रेस बता दो, वो myntra.com का आईपी एड्रेस उसको बता देगा और वो आईपी एड्रेस फाइनली आपके पास आ जाएगा। फिर तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है टीसीपी कनेक्शन। अभी टीसीपी क्या है, ये थोड़ी सी प्रोटोकॉल की बात आ गई है जो इससे आगे भी हमको देखना है। देखिए अगर किन्हीं भी दो लोगों को बातचीत करनी है, अगर देखिए बहुत बार ऐसा होता है, मैंने देखा है हमारे यहाँ के स्पेशली जहां पर लोकल एक्सेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना बात करने का, जैसे मेरा एक दोस्त है हाथरस का है वो, है ना, तो जब वो अपने पापा से बात करता है तो उसकी बात करने की टोन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जब वो हमसे बात करता है तो उसकी बात करने की टोन चेंज हो जाती है, बोल वो हिंदी ही रहा है दोनों टाइप, है ना। या अलग अलग लैंग्वेजेस भी होती है, आप अपने घर में बात करते हैं तो अपनी नेटिव लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, आप कॉलेज में बात करते हैं तो आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, कंपनी बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, यानी एक लैंग्वेज भी है और एक प्रोटोकॉल भी। प्रोटोकॉल मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन है कुछ, कि भाई कौन पहले बोलेगा। आप जैसे मान लीजिए फोन उठाते हैं आप, तो ये रूल बनाया हुआ है कि भाई आप पहले ही फोन उठाते क्या बोलेंगे, हेलो बोलेंगे, ताकि सामने वाले को समझ आए कि अगर हेलो नहीं आया मेरे तक, इसका मतलब कनेक्शन ठीक से स्टैब्लिश नहीं हुआ है ना। तो दोनों एक बार हेलो हेलो बोलेंगे तो दोनों के समझ आ जाएगा कि ठीक से आपकी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है ना। या कई बार जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि भाई अगर फोन कट गया, हम बात कर रहे थे, तो जिसने पहले किया था वही दोबारा करे, वरना दोनों एक दूसरे को कॉल करने लगते हैं, फोन बिजी चला जाता है ना। तो ऐसा बहुत बार गुस्सा आता है यार फोन बंद तो कर, मैं तभी तो तुझको कॉल कर पाऊंगा। तो ऐसे में हमेशा रूल बना लेना चाहिए कि भाई जिसने कॉल किया था अगर कट गया फोन तो वही दोबारा करेगा, ताकि आपका बिजी ना जाए। तो ये क्या है, इसी को बोलते हैं प्रोटोकॉल। आपने कुछ रूल स्टैब्लिश कर लिए कम्युनिकेशन के लिए। तो इंटरनेट पर जब हम बातचीत करते हैं तो उस प्रोटोकॉल का नाम वैसे होता है HTTP, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी इंटरनेट पर जब भी आपका कंप्यूटर किसी सर्वर से बात करता है, सर्वर आपसे बात करता है, सर्वर आपस में बात करते हैं, कोई कैसे भी आपस में बात कर रहा है, जो प्रोटोकॉल है वो चलती है HTTP। उस HTTP के अंदर ही सबसे पहले आप एक TCP कनेक्शन बनाते हैं, यानी पहले वही आप हेलो हेलो बोलते हैं दोनों कंप्यूटर ये बात करने के लिए कि हाँ भाई हमारा डेटा इसके बाद चालू हो जाएगा, हमारी बात ठीक से हो पा रही है। तो ब्राउजर सबसे पहले एक TCP कनेक्शन बनाता है सर्वर के आईपी एड्रेस के साथ। अभी तक हमने सिर्फ यह काम हमेशा क्लाइंट से किया है, अब हम जाएंगे बैकएंड पर, देखेंगे कि हमारे पास रिक्वेस्ट आती कैसे है, अभी जब हम पहला सर्वर बना रहे होंगे आज की वीडियो में, और देखेंगे कि उसके बाद हम कैसे इसको काम करते हैं। उसके बाद जब एक बार कनेक्शन बन गया, हेलो हेलो हो गई, फिर क्या होगा, फिर आएगी एक्चुअल रिक्वेस्ट। जैसे आप अपने पापा को फोन करते हैं, पहले हेलो हेलो करते हैं, आप भी हेलो करते हैं, पापा भी हेलो करते हैं, फिर आप बताते हैं कि मुझे कितने पैसों की जरूरत है। तो जब TCP कनेक्शन बन गया उसके बाद आएगी HTTP रिक्वेस्ट। तो ब्राउजर क्या करेगा, एक्चुअल रिक्वेस्ट बताएगा। तो अगर हम मिंत्रा की बात कर रहे थे, एग्जांपल ले रहे थे, तो अब आप बताएंगे कि भाई मैं तो मेंस के सेक्शन में जीन्स देखने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपने रिक्वेस्ट सर्वर को भेज दी, सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट पहुंच गई। अब पापा दिमाग लगाएंगे कि भाई इसको पैसा देना है या नहीं देना है, पिछली बार भी इसने किताब के लिए पैसा मांगा था, किताब पढ़ता तो ये कभी नहीं है ना। तो इस बार क्या करेंगे, सर्वर प्रोसेसिंग। तो अब ये सर्वर जो है वो प्रोसेसिंग कर रहा है आपकी रिक्वेस्ट की। अगर मिंत्रा की हम एग्जांपल ले रहे हैं तो वो उसकी प्रोसेसिंग कर रहा है कि भाई अब इसने मान लिया मेंस की जीन्स, इसके लिए क्या क्या चाहिए, मुझे 10 फोटो भेजने पड़ेंगे, क्या प्राइसेस चल रहे हैं, क्या ऑफ चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, कूपन चल रहा है, जो जो भी उसको आपको देना है वो सब उसकी प्रोसेसिंग करेगा पहले अपने पास। जब उसने फाइनल रिस्पॉन्स तैयार कर लिया है तो आएगा HTTP का रेस्पॉन्स, यानी सर्वर से फिर सेम प्रोटोकॉल से यूज होकर आपके पास रेस्पॉन्स आएगा। तो आप बोलेंगे चलो रुक जाओ, भेज देंगे थोड़ा सा पैसा, है ना। तो मिंत्रा आपको जो जीन्स का लिस्ट भेजना है वो आपको भेज देगा। अब सर्वर ने तो भेज दिया, वो आएगा कैसे, नेटवर्क ट्रांसमिशन होकर वो वापस आपके ब्राउजर तक आएगा, अगर आप ब्राउजर पर चला रहे हैं तो, है ना, या पिताजी से आपके बैंक अकाउंट में आएगा। उसके बाद क्लाइंट जो है उस रिस्पॉन्स को रिसीव कर लेगा, आपका ब्राउजर उस रिस्पॉन्स को रिसीव कर लेगा और फाइनली क्या करेगा, रेंडरिंग, यानी उसको अच्छा सा UI बनाकर दिखा देगा। आप क्या करेंगे, उस पैसे से मंगाए आपने किताब के लिए थे, थोड़ी सी अच्छी सी पार्टी करके आप उसको भूल जाएंगे। तो पूरा वेब पे एक पहले कैसे कनेक्शन बनता है, उसके बाद कैसे आप रिक्वेस्ट देते हैं, वो प्रोसेसिंग करता है और रेस्पॉन्स आता है। तीनों स्टेप इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आज हम यही देख रहे होंगे, है ना। तो ये 3 स्टेप जो है वो हमको समझ आ गए। प्रोटोकॉल्स की यहां हमने बात की, इन 2-3 प्रोटोकॉल्स के साथ हम अभी काफी ज्यादा डील कर रहे होंगे, तो एक बार ये समझ लेते हैं। पहली प्रोटोकॉल कौन सी है हमारी, पहली प्रोटोकॉल है HTTP और दूसरी है HTTPS, है ना। TCP की अभी हमने बात की, TCP सिर्फ किस लिए काम आता है, कनेक्शन को बनाने के लिए काम आता है। तो HTTP और HTTPS का आपने कई बार देखा होगा, जब हम बैंकिंग की वेबसाइट खोलते हैं आजकल या बहुत सारी वेबसाइट खोलते हैं ना, तो क्रोम में ऊपर छोटा सा ताला बना हुआ आता है लेफ्ट में, उस बात का क्या मतलब है। तो देखिए पहले इंटरनेट पर ये प्रोटोकॉल चलती थी जिसका नाम है HTTP, बट इसमें क्या होता है, जो कम्युनिकेशन है ना वो एनक्रिप्टेड नहीं होता। यानी एनक्रिप्शन का क्या मतलब है, आप जो बोल रहे हैं वो बीच में भी अगर कोई कान लगाकर सुन रहा है तो उसको समझ आ जाएगा कि आपने क्या बोला। अब इससे क्या होता था, कई बार मान लीजिए आपने क्या, किसी वेबसाइट पर आप गए, आपने अपना पासवर्ड डाला, अब जो हैकर है वो बीच में बैठकर देख रहा है और वो देख लेता है कि आपका पासवर्ड क्या है, और नेक्स्ट टाइम वो भी आपके अकाउंट में लॉगिन करने की
कोशिश कर लेता है, आपके सारे पैसे निकाल लेता है ना। तो इसलिए एक नया प्रोटोकॉल बनाया गया HTTPS, जिसमें क्या होता था, कम्युनिकेशन तो सारा सेम ही है, बट उसको पहले एनक्रिप्ट किया जाता है। एनक्रिप्ट मतलब उसको कोड वर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अगर आपने एक्चुअल पासवर्ड डाला था XYZ123, पहली बात तो ऐसे पासवर्ड ना डाला करें जो बिल्कुल XYZ123 टाइप के, बट अगर मान लीजिए आपने XYZ123 टाइप का पासवर्ड डाला और कोई बीच में झांक कर देखेगा तो हैकर को क्या दिखेगा, कुछ और ही बेसिकली अलग टाइप का वर्ड दिख रहा होगा, बट जब वो फाइनल सर्वर पे जाएगा तो फिर से वापस आपके पासवर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम HTTP की बात करें, फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन बिटवीन अ वेब ब्राउजर एंड अ सर्वर। एक वेब ब्राउजर और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए काम आता है। और क्या है, पर एक इसकी दिक्कत क्या है, दिस सेंड्स द डेटा इन प्लेन टेक्स्ट, यानी बिल्कुल जैसा टेक्स्ट में आपका डेटा लिखा हुआ है वैसा ये भेज देता है। बेसिक वेबसाइट ब्राउजिंग के आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई आप बहुत सीक्रेट काम कर ही नहीं रहे हैं तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं, बट वैसे आजकल इंटरनेट पर स्टैंडर्ड हो गया है कि हर चीज HTTPS में ही की जाती है। तो ये क्या है, सिक्योर वर्जन है HTTPS का। SSL TLS ये क्या है, ये बेसिकली एनक्रिप्शन की प्रोटोकॉल्स हैं, एनक्रिप्शन के तरीके हैं। तो आपका डेटा एनक्रिप्ट करके यानी कोड वर्ड में बनाकर उसको भेजा जाता है ना। कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग में, ई कॉमर्स में, ई कॉमर्स मतलब Amazon, मिंत्रा, कुछ भी, ये आजकल तो हर चीज में इसको यूज किया जाता है। और TCP दोनों में यूज हो रहा है। बेसिकली TCP का क्या मतलब है, ये पहले इंश्योर करता है कि एक रिलायबल, ऑर्डर्ड और एरर चेक्ड डेटा मिल जाए। यानी कई बार जब आप कम्युनिकेशन करते हैं एक आध शब्द नहीं भी पहुंच पाता सामने, है ना, तो ये TCP हमेशा इंश्योर करता है कि सारा डेटा यहां से वहां जाए, कुछ बीच में मिस हो गया तो उसको दोबारा भेजना है, सारा डेटा ऑर्डर में आना चाहिए। ऐसा नहीं आपने पहले हाई लिख के भेजा व्हाट्सएप पर, फिर कोई और मैसेज लिखकर भेजा, वो दूसरा मैसेज पहले चला गया, हाई बाद में गया। तो डेटा सही ऑर्डर में जाना चाहिए, अगर आपने भेजा है तो वो पहुंचना चाहिए। और तीसरा, कोई एरर ना आए बीच में, अगर कोई एरर आया तो कोई या मिस हो गया तो उसको दोबारा भेजना है। ये सारा काम जो है वो TCP लेयर आपके लिए कर रही होती है ना। और ये आपका बेसिकली जो कनेक्शन है वो बनाती है, जिससे पहले जो एक्चुअल कम्युनिकेशन आपको करना है उससे पहले कनेक्शन बन जाए, हेलो हेलो हो जाए, उसमें भी ये जो प्रोटोकॉल है, ये बेसिकली जो TCP है, ये हमारी काम आती है ना। अब देखिए थ्योरी तो बहुत समझ ली, तीनों चीजें हमने समझ ली, वेब कैसे काम करता है। अब जल्दी से किस तरफ जाएंगे, हम जल्दी से जाएंगे अपना फाइनल काम करने के लिए, है ना। तो फाइनल काम में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखिए कि नोड कोर मॉड्यूल्स टाइप की चीज है। नोड कोर मॉड्यूल्स का क्या मतलब है, देखिए कुछ मॉड्यूल्स ऐसे, मॉड्यूल का यहाँ पर क्या मतलब है, जैसे आपने नॉर्मली वर्ड सुने होंगे, लाइब्रेरी कोई बोल देता है ना, या अगर हम रिएक्ट वगैरह वहां पर पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर भी एक्चुअली मॉड्यूल्स ही चलते हैं, यहाँ पर भी नोड मॉड्यूल आप बोल दे रहे हैं, कहीं इसको पैकेज बोल देते हैं, बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं। बट इसका मतलब क्या है, बहुत सारा कोड ऐसा है जो नोड टीम को पता है कि यार बहुत सारे लोगों को ये बार बार लिखना पड़ेगा, है ना। या नोड टीम को भी बाहर भी लोग इसमें से अलग अलग मॉड्यूल्स बनाकर देते हैं, पर नोड टीम ने कुछ मॉड्यूल्स का तो नाम ऐसा दे दिया है कि भाई ये मॉड्यूल्स तो बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, है ना। तो इसको तो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, बहुत सारे मॉड्यूल्स उसने ऐसे बनाए, अगर आपको चाहिए तो आप बोलेंगे भैया मेरे को ये भी यूज करना है, जरा ये भी दे दीजिए। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, कुछ खाना है तो बताते हैं ना, बट पानी तो वो खुद ही लाकर रख देता है कि पानी तो सभी को चाहिए। तो वो जो पानी है मान लीजिए वो कोर मॉड्यूल्स हैं, यानी नोड ने बोल दिया है कि भाई इन मॉड्यूल्स को तो मांगने की भी जरूरत नहीं है। तो क्या है, सबसे पहली बात तो ये बिल्ट इन है ना, यानी कोर मॉड्यूल्स आर इंक्लूडेड विद Node.js इंस्टॉलेशन। जब आप Node.js को इंस्टॉल करते हैं, इन ये मॉड्यूल्स तभी उसके साथ आ जाते हैं, आपको अलग से इनको इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है ना। जैसे हमने बोला, नो इंस्टॉलेशन इज नीडेड, डायरेक्टली अवेलेबल फॉर यूज विदाउट npm इंस्टॉल। यानी पहले हमने देखा था, हम कुछ भी इंस्टॉल कर रहे थे तो npm, बेसिकली npm कमांड होती है, नोड पैकेज मैनेजर, जिसके साथ हम इसको इंस्टॉल करते हैं अलग अलग पैकेजेस। आगे चल के भी बहुत सारे पैकेजेस हम इंस्टॉल कर रहे होंगे, बट इनको आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, पहले से इंक्लूडेड है। और ये बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस होते हैं ना, ये कोड चाहिए तो है ही, पर इन्होंने बहुत अच्छे से टेस्ट करके, कोई बग्स नहीं है, बहुत तेज स्पीड के साथ चलता है। तो ऐसे बहुत सारे आपके लिए कोर मॉड्यूल्स पहले से लिखकर दिए हुए हैं। अब ये कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं जो आज हम यूज कर रहे होंगे, देखिए एक तो FS फाइल सिस्टम, ये तो हमने पहले भी देखा था, जब हम टेस्ट कोड लिख रहे थे वहां पर भी हमने फाइल सिस्टम को इंक्लूड किया था और एक फाइल बनाकर देखा था, है ना। तो FS इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। HTTP अभी हम पढ़कर आए, इसीलिए आपको HTTP भी बताया। HTTP किस लिए काम आएगा, कनेक्शन बनाने के, क्लाइंट और सर्वर में कनेक्शन बन जाए और उनका काम हो जाए, इसके लिए हमारा HTTP मॉड्यूल जो है वो काम आने वाला है। और क्या है HTTPS, ये कब काम आएगा, जब आप थोड़ा सा सीक्रेट डेटा यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो HTTPS भी काम आ सकता है। पाथ किस लिए आता है, हैंडलिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग फाइल। देखिए फाइल सिस्टम वाला ही है, बट उसमें एग्जैक्ट पाथ आप कैसे देंगे, पाथ कैसे मैनेज करेंगे, रिलेटिव पाथ होते हैं, एब्सोल्यूट पाथ होते हैं, अलग अलग तरह के पाथ होते हैं, उन सबको एक्सप्लोर करेंगे। बट वो जो सारी फंक्शनैलिटी है वो पाथ वाले कोर मॉड्यूल में आती है। path.os भी है एक, क्योंकि देखिए हर ऑपरेटिंग सिस्टम अलग तरह से पाथ मैनेज कर रहा होता है। मैक अलग तरह से पाथ मैनेज करता है, विंडोज अलग तरह से करता है, लाइनक्स अलग तरह से करता है। तो आप जब कोड लिखें तो आपको हर एक के लिए अलग अलग कोड ना लिखना पड़े, उसके लिए path.os आपका काम आता है। इवेंट्स एक है, ये हम देख रहे होंगे, यानी इवेंट ड्रिवन जो प्रोग्रामिंग होती है, नोड में भी हम आगे चल के देखेंगे, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग इवेंट ड्रिवन है, उसके लिए ये काम आएगा। क्रिप्टो है, यूआरएल है ना, यूआरएल के साथ जब हम खेलेंगे तो यूआरएल काम आएगा। तो बहुत सारे कोर मॉड्यूल्स हैं और भी इनके अलावा,
बहुत सारे कोर मॉड्यूल्स हैं जो हमको बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं, बट ये काफी ज्यादा हम यूज कर रहे होंगे और हम देखेंगे कि इनको हमको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ही हमको मिल जाते हैं, हम सीधा इनको यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको कोर मॉड्यूल्स भी समझ आ गया। अब हम अपना कोड भी थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझ लेते हैं रिक्वायर कीवर्ड जो है ये क्या होता है ना। अब जब हम कोड के ऊपर आप देखोगे तो हम क्या कर सकते हैं, रिक्वायर कीवर्ड यूज कर सकते हैं। रिक्वायर क्या करता है, अगर हमको कोई भी मॉड्यूल यूज करना है, वो कोर मॉड्यूल भी हो सकता है, वो ऐसा मॉड्यूल भी हो सकता है जो हमने अलग से इंस्टॉल किया हो, जो आगे चल के हम देखेंगे, बट आपको हर जहां पर भी आप उसको इस्तेमाल करेंगे, जहां पर भी आप उसको यूज करेंगे, आपको ये एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि भाई ये मॉड्यूल मैं यूज करने वाला हूं। और वो आप बताएंगे कैसे, वो आप बताएंगे रिक्वायर कीवर्ड की हेल्प से। रिक्वायर कीवर्ड आपको हेल्प करेगा ये बताने में कि भाई ये वाला मॉड्यूल मैं यूज करना चाह रहा हूं, उसका जो भी कोड है, जो भी उसकी फंक्शनैलिटी है, वो यहाँ पर बेसिकली इंक्लूड कर लेना। तो इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है इंपोर्ट मॉड्यूल्स इन नोड.जेएस। तो क्या करता है, नोड.जेएस में हमारे जो मॉड्यूल्स हैं उनको इंक्लूड कर लेता है। उसके अलावा कैशिंग, मॉड्यूल्स आर कैश्ड आफ्टर द फर्स्ट रिक्वायर कॉल, यानी एक बार आपने अगर रिक्वायर उसको लगा दिया तो उसके बाद तो आपका कोड जब तक चल रहा है, आपका सर्वर जब तक चल रहा है, वो कैश्ड यानी बिल्कुल वहीं पर पड़ा हुआ है, आपको बार बार उसको लोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, जब आप मॉड्यूल इंक्लूड करते हैं तो आपको बाद में .js नहीं लगाना पड़ता। देखिए कोड तो सारा .js वाला ही है, पर मेरी फाइल का नाम जो मैं एक्चुअली इंक्लूड करना चाह रहा हूं, मेरी फाइल का नाम, माफ कीजिएगा, मेरी जो फाइल है उसका नाम क्या होगा, मेरी फाइल का नाम होगा module.js। बट यहां मैं क्या लिखूंगा, यहां मैं लिखूंगा सिर्फ मॉड्यूल, क्योंकि .js अपने आप ही वो बाद में ऐड कर देता है ना। और अगर पास रेजोल्यूशन की बात करें, Node.js सर्चेस फॉर मॉड्यूल्स इन कोर मॉड्यूल्स में देखेगा, नोड मॉड्यूल्स में देखेगा एंड फाइल पाथ्स में देखेगा। यानी जो कोर मॉड्यूल्स उसने पहले से आपको दिए उसमें देखेगा, आपने कोई मॉड्यूल इंस्टॉल किया है npm इंस्टॉल करके तो उसमें देखेगा, वरना आपने अपने ही कोड में कोई और फाइल भी लिखी हुई है जिसको आप यहाँ इंक्लूड करना चाह रहे हैं। ये सब अभी हमने किया नहीं है, थोड़ा भारी लग रहा होगा, बट ये मैं बता रहा हूँ कि ये सारी फंक्शनैलिटी हो सकती है, धीरे धीरे इन सबको हम यूज करके देखेंगे, है ना। और हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट, आपने जिस भी मॉड्यूल, जो यहाँ कोई भी नाम आप दे सकते हैं, वेरिएबल नेम, जिसमें जिस नाम से आप इसको यूज करेंगे, रिक्वायर और एक्चुअल उस मॉड्यूल का नाम आप दे सकते हैं। और ये भी अगर हम इनबिल्ट मॉड्यूल यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम इस तरह से लिख सकते हैं, थर्ड पार्टी मॉड्यूल यूज कर रहे हैं तो भी हम उसको नाम से डायरेक्टली लिख सकते हैं। बट अगर मेरी लोकल फाइल वाला मॉड्यूल है तो मुझे क्या देना पड़ेगा, मुझे बेसिकली रिलेटिव पाथ जिसको बोलते हैं वो देना पड़ेगा, यानी मुझे बताना पड़ेगा ये फाइल एग्जैक्टली कहां पर है। तो मैं डॉट लगाकर, डॉट स्लैश लगाकर अपना रिलेटिव पाथ देंगे कि भाई मेरे पाथ से वो कहां पर एग्जिस्ट करती है, पूरा आप यहाँ पर दे रहे होंगे। पर रिक्वायर कीवर्ड हमको हेल्प करेगा कोई भी मॉड्यूल अगर हमको इंक्लूड करना है तो वो इंक्लूड करने के लिए, है ना। अब हम शुरू करते हैं अपना पहला सर्वर बनाना। तो अगर मुझे अपना पहला सर्वर बनाना है ना, तो हम आ जाते हैं वापस कहां पर, हमने पहले भी कुछ कुछ टेस्टिंग के लिए कोड लिखा हुआ था, बट अब हम आ जाते हैं वापस अपने कोड एडिटर में। इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि सबको यहाँ पर क्लियरली समझ आए कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। ये तो देखिए हमने पहली बार लिखा था, हम कुछ फाइल वगैरह लिखने की कोशिश कर रहे थे, पर यहाँ तो हमने सिर्फ नोड चलाकर देखा था और हमने कुछ किया नहीं था। उस समय देखिए रिक्वायर हमको समझ नहीं आया था, अभी हमको दिख रहा है कि रिक्वायर एफएस का यहाँ पर मतलब था, एफएस हमारा कोर मॉड्यूल है, कोर मॉड्यूल में हम फाइल को क्योंकि यूज करना चाह रहे थे, राइट फाइल टाइप का फंक्शन हम यूज करना चाह रहे थे, तो इसलिए हमने इसको रिक्वायर करके यूज कर लिया था। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिलहाल हम यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेंगे, इसका नाम हम रख लेते हैं लेक्चर 3। लेक्चर 3 में हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट नोड सर्वर, है ना। इसके अंदर क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं अपनी app.js, है ना। अपना जो सारा कोड है वो हम इसी में लिख रहे होंगे, लेफ्ट वाले पोर्शन को अब हम बंद कर सकते हैं। हमको चाहिएगा क्या क्या, फर्स्ट .js को भी बंद कर देते हैं। हमको क्या चाहिए, एक जरा व्यू में जाकर टर्मिनल भी खोल लेते हैं कि भाई नीचे हमको टर्मिनल भी दिखा दो हमारा, ताकि हमको टर्मिनल में कुछ करना है तो वो हम यहाँ पर कर पाए। किस फोल्डर में हमको जाना है, हमको जाना है भाई लेक्चर 3 में, है ना। अभी देखिए इसके अंदर app.js पड़ा हुआ है, जो हमको करना होगा वो हम यहीं पर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अगर जैसे हमने देखा कि हमको पहला नोड सर्वर बनाना है, अगर आप चाहते हैं क्लाइंट से, देखिए हमने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स समझा कैसे होता है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के लिए हमको कौन सा वाला मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा, हमको मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा HTTP वाला, है ना। तो HTTP के लिए हम कैसे लिखेंगे, कॉन्स्ट HTTP इक्वल टू रिक्वायर HTTP। तो हम लिख कर देख लेते हैं, है ना। यहाँ नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, बट सेम नाम रहे तो थोड़ा समझने में, याद रखने में आसानी होती है। मैं कैसे लिखूंगा, रिक्वायर, और यहाँ पर लगा देंगे सिंगल कोट्स HTTP, है ना, सेमीकोलन लगाएंगे। आपने यहाँ पर क्या किया है, अभी रिक्वायर कीवर्ड लगा के आपने बोला है भाई HTTP जो तेरा कोर मॉड्यूल है ना, उसको मैं यूज करने वाला हूं, तो उसको मुझे जरा इस वेरिएबल में दे देना। अब उसके जो भी फंक्शन है वो मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, HTTP नाम से यूज कर रहा हूँ। उसके बाद हमको क्या करना है, देखिए फंक्शन हमारा एक्चुअली ये है, फंक्शन का नाम हमारे क्या है, फंक्शन का नाम है हमारे
क्रिएट सर्वर। तो क्रिएट सर्वर में कर सकता हूं, बट जो क्रिएट सर्वर है वो एक फंक्शन लेता है। क्या लेता है? कॉल बैक। हमने नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में ये सारी चीजें हम देख कर आए हैं। अगर आपने नहीं देखा है, हमारा क्रैश कोर्स है 3 घंटे का जावास्क्रिप्ट का, वो देख लीजिएगा ताकि जल्दी से चीजें याद आ जाएं। बट यहाँ पर ये एक फंक्शन लेता है, कॉल बैक लेता है। देखिए यहाँ फंक्शन हमने कॉल नहीं किया है, फंक्शन हमने सिर्फ डिफाइन किया। और ये फंक्शन कौन कौन से आर्ग्यूमेंट ले रहा है? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, दो ये आर्ग्यूमेंट लेता है। तो हम भी यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, है ना। मैंने बना लिया फंक्शन, और ये कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए रिक्वेस्ट, ये देखिए जो ऑटो सजेस्ट कर रहा है क्या है? गिटहब को पायलट। तो अपने आप ही मुझे सजेस्ट कर रहा है कि भाई ये आप शायद करना चाह रहे होंगे, है ना। ये दो मुझे यहाँ पर आर्ग्यूमेंट लेने हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। जरूरी नहीं आप नाम यही रखें, है ना। बस आपको याद रखना है जो भी फंक्शन होगा ये ऐसे ही दो आर्ग्यूमेंट ले रहा होगा इसी ऑर्डर में। पहले वाला रिक्वेस्ट माना जाएगा, दूसरे वाला रिस्पॉन्स माना जाएगा। आप अपने हिसाब से उनका कोई भी नाम दे सकते हैं, बट अगेन नाम हमेशा ऐसा दें कि बाद में आपको भी समझ आ जाए कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, है ना। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? अभी यहाँ पर हमको कुछ करना तो है नहीं, तो हम कंसोल लॉग कर देते हैं रिक्वेस्ट को, कि जो भी रिक्वेस्ट आए। अब देखिए रिक्वेस्ट कहां से आ रही है? क्लाइंट से। ब्राउजर हमको रिक्वेस्ट भेजेगा, अभी चलाकर देखेंगे। हम सर्वर हैं, अब हम कहाँ हैं? हम मान लीजिए मुंबई में जो पूरा सर्वर फार्म है वहां पर हम एग्जीक्यूट हो रहे हैं। हम कैलिफोर्निया में बैठे हुए हैं, ये हमारा कोड कहां जाकर चलेगा? बड़े बड़े सर्वर फार्म के अंदर चलने वाला है। तो अब आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे लोग, अभी तक हम रिक्वेस्ट भेजते थे, अब हमको रिक्वेस्ट भेजेंगे लोग। और वो रिक्वेस्ट कहाँ आएगी? इस फंक्शन कॉल बैक में आएगी। और वो जो रिक्वेस्ट में के अंदर जो भी डेटा आया होगा वो इस ऑब्जेक्ट में वो डालकर हमको दे देगा। और सर्वर कैसे बनाएंगे? एचटीटीपी मॉड्यूल ने हमको एक फंक्शन दिया है क्रिएट सर्वर, उसके अंदर आप ये अपना रिक्वेस्ट लिसनर पास करते हैं। तो मैं चला लेता हूं उसको, एचटीटीपी डॉट क्रिएट सर्वर, और यहां हमने लिख लिया रिक्वेस्ट लिसनर। ये जो हमने फंक्शन बनाया था, देखिए अगेन मैं बता दूं, मैं इस फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा हूं, इस फंक्शन का रेफरेंस हमने पास किया। इस फंक्शन का रेफरेंस हमने यहां पास कर दिया, तो क्या होगा? मेरा जो सर्वर है वो क्रिएट हो जाएगा, जो रिक्वेस्ट है वो लॉग हो जाएगी। तो इस तरह से आप ये जो सर्वर है चला सकते हैं, है ना। पर देखिए जो फंक्शन का सिंटेक्स है हमने काफी पुराने वाला लिखा हुआ है ना। इसका आप नया सिंटेक्स क्या लिख सकते हैं? इसके लिए आप जो फंक्शन है पूरा का पूरा उठाकर इसके अंदर भी लिख सकते हैं एनोनिमस फंक्शन टाइप। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसका अगर नाम नहीं देना चाह रहा, ये रिक्वेस्ट लिस्टर मुझे और तो कहीं चाहिए नहीं, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको उठा लेता हूं और मैं पूरा का पूरा उठाकर ये फंक्शन इसके अंदर डाल देता हूं, क्योंकि मैं डायरेक्टली इसको यहां पर पास कर रहा हूं। अब मुझे इसका नाम देने की कोई भी जरूरत नहीं है ना। अब मुझे इसका नाम देने की जरूरत नहीं है, मैंने नाम इसका यहां से हटा दिया, तो क्या हुआ? फंक्शन, अब ये स्पेस भी यहां पर नहीं देंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये अनोनिमस फंक्शन बनाकर मैंने इसके अंदर जो है वो पास कर दिया। अब जब मैं एनोनिमस फंक्शन बना रहा हूं, ये तो हमने देखा था ऑलरेडी, हमने क्रैश कोर्स में भी देखा है कि भाई लिखने की तो हमको ये फंक्शन भी जरूरत नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं? एरो फंक्शन का भी यूज कर सकता हूं। मैंने आप बना लिया एरो फंक्शन, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आपका आ गया कंसोल लॉग, है ना। तो ये दोनों ही जो सिंटेक्स हैं, हम जो नॉर्मल वाला सिंटेक्स है वो भी लगा सकते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट एरो वाला सिंटेक्स भी लगा सकते हैं। तो ये क्या हुआ? देखिए 2-3 लाइन में, बस 5 लाइन, इतना ही करना था। ये भी एक लाइन खाली है, बस मैंने रिक्वायर्ड लिखा है और एक लाइन में लिख दिया क्रिएट सर्वर। इतने से ही सर्वर बन जाता है। पहले जब हम बात कर रहे थे सर्वर बनाएंगे तो ऐसा लगता था बस बहुत बड़ा काम होने वाला है, शायद बहुत सारा कोड हमको लिखना पड़ेगा। बस इतना ही हमको करना होता है सर्वर बनाने के लिए। अभी देखेंगे उसमें, ऑब्वियसली अभी तो एकदम बेसिक सर्वर हम बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम इसमें ऐड करेंगे, पर एक बार इसको चलाकर देख लेते हैं। चलाएंगे कैसे? मैं लिखूंगा नोड ऐप डॉट जेएस, है ना, कि भाई मेरा जो सर्वर है वो आप बना दीजिए। मैं नोड से ये जो फाइल है वो रन करा लेता हूं। मैंने नोड ऐप डॉट जेएस रन किया, देखिए फाइल रन हो गया, बट हुआ अभी भी कुछ नहीं, है ना। यानी मैंने चला तो दिया, इसने बोला चला भी दिया, पर यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं, कोई रिक्वेस्ट आया ही नहीं। रिक्वेस्ट आएगा कैसे? देखिए रिक्वेस्ट आने के लिए सर्वर को हमेशा कान लगाकर बैठना पड़ता है, हमेशा। अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, है ना, वैसे तो आजकल ऐसे भी दुकानदार होने लगे हैं, वो हर समय फोन चलाते रहते हैं, ग्राहक की बात सुनते ही नहीं कि जो कस्टमर आए वो बोल क्या रहा है। बट यहाँ पर मेन मकसद क्या है? मेन मकसद यहाँ पर ये है कि भाई जो सर्वर है, जो दुकानदार है, वो तो हमेशा कान लगाकर सुनेगा ना कि कस्टमर क्या क्या बोल रहा है। तो इसी तरह आपका सर्वर जो है उसको हमेशा कान लगाकर सुनना पड़ेगा कि भाई मेरे पास कोई क्लाइंट की रिक्वेस्ट आ रही है क्या, क्या कोई google.com खोलकर देखना चाह रहा है। हमने जो सर्वर बनाया वो हमेशा देखता रहेगा कोई कंप्लीट कोडिंग डॉट इन खोलकर देखना चाह रहा है या नहीं देखना चाह रहा है। तो अगर कोई बोले कि मुझे, मैं कंप्लीट कोडिंग डॉट इन के सर्वर पर गया हूं, तो कोई वहां खड़ा तो होना चाहिए हमेशा सुनने के लिए। आप ऐसी दुकान पर जाते हैं जहां कोई है ही नहीं, कोई कस्टमर की बात ही सुनने के लिए नहीं, तो वो तो काम नहीं चल पाएगा। तो हमने यहाँ सर्वर बनाया तो, बट हमने सुनना स्टार्ट नहीं किया। सर्वर बना और सर्वर बंद हो गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको सर्वर बनाना पड़ेगा और सर्वर को ही बोलना पड़ेगा कि भाई लगातार कस्टमर की बात जो है वो सुनते रहना, देख लेना कोई आ तो नहीं रहा है कोई रिक्वेस्ट लेकर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम ये जो सर्वर क्रिएट सर्वर हमने कॉल किया, ये क्या करता है? ये सर्वर बेसिकली एक रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट पर हमको लिसन करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या बोलूंगा? ये जो http.create सर्वर हमने किया है, ये कुछ ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, मैं उसका नाम सर्वर रख देता हूं। अगेन ये सिर्फ वेरिएबल का नाम है, आप जो नाम रखना चाहे रख सकते हैं। पर अब ये जो सर्वर है इसको मैं क्या करूंगा? इसको बोलूंगा भाई सर्वर तो आप बन गए हो, नेता बनकर मत बैठो,
सुनना स्टार्ट करो, कोई रिक्वेस्ट तो नहीं आ रही है, और रिक्वेस्ट के अंदर ये नंबर हम क्या दे रहे हैं, इसको बोला जाता है पोर्ट। अब ये पोर्ट का क्या मतलब है, आप ये मान लीजिए जैसे एक घर होता है, उसके अंदर अलग अलग तरह के दरवाजे होते हैं ना, इसी तरह से एक मशीन के अंदर बहुत सारे पोर्ट होते हैं। यानी अगर वैसे घरों में ऐसा होता नहीं, बट मान लीजिए वहां भी अगर हम डाक वाला एग्जांपल अपना पुराना लें, पोस्ट ऑफिस वाला एग्जांपल दोबारा लें, तो किसके कमरे का ये ऑर्डर आया था, जोमेटो ऑर्डर आया था, अगर वो भी आपको एक एड्रेस पर आने के बाद भी वो बताना है, तो वो मान लीजिए आपके डोर नंबर है, या वो यहाँ पर पोर्ट नंबर है। यानी एक सिस्टम में बहुत सारे इनकमिंग रिक्वेस्ट आ सकते हैं। वो जो सर्वर आपने बनाया वो सिर्फ यही काम नहीं कर रहा है, उसके पास हो सकता है और अदर एप्लीकेशंस हैं जो अपना अपना काम यहाँ पर कर रही हैं। गूगल ड्राइव भी मान लीजिए हमारी सिंक हो रही है, वो भी अपना कम्युनिकेशन कर रही है, बहुत सारे लोग अपना अपना कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक ही मशीन के अंदर। तो क्या होता है, अभी देखिए हम ब्राउजर भी चला रहे हैं, साथ में यूट्यूब भी चल रहा है, एक आपने म्यूजिक का एप्लीकेशन डाला हुआ है, म्यूजिक भी चल रहा है। तो वो सब लोगों के लिए, अगर आपने मान लीजिए मांगी जीन्स, और जीन्स उसने ले जाकर आपके स्पॉटिफाई को दे दी जहां आप गाना सुन रहे थे, है ना, यूट्यूब म्यूजिक को दे दी। आपने म्यूजिक मंगाया, वो जाकर उसने आपके ब्राउजर को दे दिया। तो यानी आपकी मशीन भी बहुत सारे तरह की कम्युनिकेशन कर रही है। तो वो कौन कम्युनिकेशन कहां से करेगा, इसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर अलग अलग पोर्ट नंबर डिफाइन कर देते हैं। तो हमने यहाँ पोर्ट नंबर डिफाइन कर दिया कि भाई उस मशीन के अंदर भी हमारा पोर्ट जो है वो 300 होने वाला है, यानी वो 3000 होने वाला है। आप जनरली जब लोकल सर्वर बनाते हैं तो अलग अलग तरह के पोर्ट बना सकते हैं। जब हम एक्चुअल सर्वर लॉन्च करते हैं तो वो जनरली 80 पोर्ट पर होता है, या कुछ कुछ स्टैंडर्ड पोर्ट्स होते हैं 443 होता है, उसी पर वो लॉन्च किए जाते हैं, ताकि जो ब्राउजर रिक्वेस्ट लेकर आ रहा है उसको भी पता हो कि मुझे फाइनली कहां जाना है ना। बट यहाँ पर फिलहाल हम 3000 से स्टार्ट करते हैं। जनरली सेफ पोर्ट्स होते हैं, यानी जनरली कोई और यूज नहीं कर रहा होता, जो थाउजेंड्स में पोर्ट होते हैं, है ना। तो आप यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं, 3000, 1, 2, 5, 4000, 5000, जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। बट हम 3000 से स्टार्ट करेंगे कि भाई 3000 पे जरा लिसन करना स्टार्ट कर देना। अब मैं दोबारा app.js चलाता हूँ, है ना। तो देखिए इस बार क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ हमने कर दी। क्या बोल रहा है ये, अच्छा देखिए इसने क्या बोल दिया, इसने बोल दिया कि एड्रेस ऑलरेडी इन यूज है। क्यों, क्योंकि हमने शायद कोई और सर्वर भी चलाया होगा। आपको आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैं भी कुछ टेस्टिंग करके देख रहा हूँ, उस टेस्टिंग में शायद मैंने कोई सर्वर चला कर रखा होगा। तो इसने बोल दिया भाई 3000 जो पोर्ट है उसमें तो पहले से कोई लिसन कर रहा है, तो आप 3000 नहीं यूज कर सकते। तो मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मैं 3001 कर देता हूँ उसको, कि अच्छा चलो भाई 3000 पर हम नहीं लिसन कर सकते, कोई और कर रहा है, तो 3001 पर कर लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबली एरर आपको नहीं आने वाली है ना। मैंने चलाया, इस बार देखिए क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं, बस फिर पहले जैसा ही हो गया। तो फिर लिसन करने का फायदा क्या हुआ, देखिए पहले जैसा नहीं हुआ है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इस बार नोड app.js चला, बट उसके बाद कुछ हुआ नहीं, पर कंट्रोल वापस नहीं आया। यानी इसने क्या कर दिया है, इसने सुनना स्टार्ट कर दिया है। इसने क्या कर दिया है, सुनना स्टार्ट कर दिया। अब ये वेट कर रहा है कि मेरे पास रिक्वेस्ट कब आएगी, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ चले जाते हैं अपने ब्राउजर में। मान लीजिए मैंने एक ब्राउजर खोल लिया, यहाँ आप लिखेंगे लोकल एड्रेस डालने के लिए आप क्या लिखते हैं, या तो लिखते हैं 127.0.0.1। ये क्या करता है, इसको बोला जाता है लूप एड्रेस। इसका मतलब है कि भाई मेरे सिस्टम पर चल रहा है। कहीं ब्राउजर को जब आप बोल रहे हैं google.com, तो पहले डीएनएस के पास जाएगा। तो आप इसको बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई डीएनएस के पास मत जाना, सर्वर मेरी मशीन पर चल रहा है। उसको लिखने का और क्या तरीका है, आप नाम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, लोकल होस्ट। देखिए मैं जो बार है इसको बड़ा नहीं कर सकता, बट आपको यहाँ क्या लिखना है, लोकल होस्ट, LOCALHOST, लोकल होस्ट कोलन, हमने पोर्ट नंबर क्या दिया हुआ है 3001, की मेरी मशीन पर भी कौन से पोर्ट में जाना है, कौन से दरवाजे में जाना है, 3001 के अंदर जाना है। अब मैं जैसे ही लोकल होस्ट कोलन 3001 लगाकर एंटर करूंगा, तो देखिए क्या हुआ, यहाँ तो कुछ नहीं आया, बट यहाँ काफी कुछ आ गया। वहां कुछ क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी तो हमने यहाँ से कुछ भेजा ही नहीं। हमने तो बस कहा रिक्वेस्ट लिसन कर लेना, और रिक्वेस्ट मिलते ही उसको कंसोल लॉग कर देना, रिक्वेस्ट console.log रिक्वेस्ट कर देना। तो देखिए यहाँ सडनली कितना सारा कोड जो है वो प्रिंट हो गया। मैं आपको चलाकर दिखा रहा हूँ, तो देखिए ये पूरा स्क्रॉल बार भी कितना बड़ा है। तो देखिए यहाँ इसने क्या किया, इनकमिंग मैसेज, यानी मेरे पास एक इनकमिंग रिक्वेस्ट आई है। रिक्वेस्ट में कितना सारा डेटा देखिए यहाँ पर आया है, जो डेटा मैं उस रिक्वेस्ट के बारे में पढ़ सकता हूँ। अभी तो रिक्वेस्ट में हमने कुछ डाला भी नहीं है ना, बस एड्रेस डाला है। बट यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखिए देखने के लिए मिल रही है। अभी हमें इसमें से बहुत ज्यादा चीजें को समझ में आएंगी नहीं, हमको समझनी भी नहीं है, बट धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीजें इसमें से समझ आना शुरू हो जाएंगी, है ना। जैसे अगर हम यहाँ देखें, HTTP हेडर्स करके एक चीज होती है, यानी आपकी डेटा जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। देखिए रॉ हेडर्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। क्या बता रहा है कि भाई जो रिक्वेस्ट आई है लोकल होस्ट 3001 पर आई है ना, होस्ट का है ये है। कनेक्शन उसने बोला है कि लाइव कनेक्शन को लाइव रखना। कहां से रिक्वेस्ट आई है, क्रोमियम टाइप का ब्राउजर है ना, गूगल क्रोम वर्जन 128 से आई है। तो देखिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी पहले से आ जाती है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस से आई है ना। तो ताकि जो रिस्पॉन्स कर रहा है सर्वर, अगर उसको इसके बेसिस पर अलग अलग चीजें करनी है तो वो यहाँ पर की जा सके। ये क्या क्या एक्सेप्ट कर लेगा, ये बोल रहा है मैं टेक्स्ट HTML भी एक्सेप्ट कर लूंगा, एप्लीकेशन ये वो अलग अलग तरह का डेटा मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। बहुत सारी चीजें यहाँ पर इसने दी हुई है। बोल रहा है अगर आप एनकोडिंग gzip, यानी रिस्पॉन्स को अगर आप जिप करके भी दोगे, हम लोकली भी कर लेते हैं ना कई बार, जिप या कंप्रेस कर लेते हैं, कंप्रेस करके दोगे तो भी वो समझ जाएगा। उसको लैंग्वेज ये बोल रहा है कि इसको ENGB यानी ब्रिटिश जो इंग्लिश है उसमें ये एक्सेप्ट कर रहा है, जो मान लीजिए मेरे ब्राउजर की भी डिफॉल्ट लैंग्वेज होगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा आपको यहाँ पर दिख रहा है कंटेंट, जो मेरी रिक्वेस्ट के साथ वहां पर लॉग हुआ है ना।
तो ये मेरी रिक्वेस्ट में आया क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट को पूरी उठाकर लॉक कर दिया है, इसलिए आपको दिख गया। आप जब अपने नोट्स में देखेंगे, नोट्स में भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ये चला दिया, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही है ना। तो देखिए सर्वर मेरा बन गया है और सर्वर ने मेरे रिक्वेस्ट सुनना भी जो है वो स्टार्ट कर दिया, तो प्रोग्रेस तो हमारी हो रही है ना। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे अभी हमने क्या किया, जो पोर्ट नंबर हमने लिया था वो बेसिकली डायरेक्टली अंदर लिख दिया, और जब हम सर्वर स्टार्ट कर रहे हैं तो भी हमको समझ नहीं आया था कि सर्वर स्टार्ट हुआ भी या नहीं हुआ। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो लिसन मेथड है ना, जिससे आप लिसन करना स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी एक कॉल बैक लेता है, और उस कॉल बैक में आप क्या पास कर सकते हैं, वो कोई भी, ये जो फंक्शन है कब स्टार्ट होगा, जब भी सर्वर सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाएगा तब ये फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पोर्ट को अलग से निकाल लिया, सिर्फ फैंसी करने का तरीका है, कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, पर पोर्ट को अलग से निकाल लिया और यहाँ प्रिंट कर दिया कि भाई यहाँ पर जो है एक्चुअली आपका सर्वर जो है वो स्टार्ट हो गया। तो मैं भी ये कर लेता हूँ, है ना, जैसे पोर्ट नंबर हमको चेंज करना पड़ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिख देते हैं क्या, कॉन्स्ट पोर्ट, इसको हमने एक वेरिएबल के अंदर डाल लिया, है ना। कॉन्स्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको इनको चेंज नहीं करना है, ना हमको इसको चेंज करना है, ना हमको जो सर्वर बन गया ये चेंज करना है, ना हमको पोर्ट चेंज करना है। आप लेट भी ले सकते हैं, बट कॉन्स्ट हम इसलिए ले रहे हैं कि भाई चेंज नहीं करना है, चेंज कोई गलती से कहीं से हमसे हो जाए तो हमको बता दीजिएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ उसको, लिसन को, कि भाई पोर्ट नंबर पे लिसन करना स्टार्ट कर देना। वैसे जब आप कॉन्स्ट डिक्लेयर करते हैं तो उसको कैप्स भी लिख सकते हैं, ऊपर भी कैप्स लिख सकते हैं, नीचे भी, वैसे नहीं भी लिखें तो भी चलेगा, बट लिख दें तो ज्यादा अच्छा है। और यहाँ अब हम एक फंक्शन पास कर रहे हैं, देखिए एनोनिमस फंक्शन में एक और पास कर रहा हूँ। बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, सर ये क्या है ना। तो देखिए फंक्शन ही है, हमने पहले भी हमने क्रैश कोर्स में भी देखा है, एनोनिमस फंक्शन आप कैसे डिक्लेयर करते हैं, कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, तो हमने सिर्फ एम्प्टी ब्रैकेट लगा दिए, एरो फंक्शन 2 ब्रैकेट लगाए, मेरा फंक्शन स्टार्ट हो गया। तो ये कब कॉल होगा, अभी कॉल नहीं होगा, इसको सर्वर डॉट लिसन कॉल करेगा। अभी मैंने सिर्फ फंक्शन पास किया है, कॉल नहीं किया है। फंक्शन में क्या पास कर रहा हूँ, यहाँ में कंसोल लॉग कर देता हूँ, क्या कंसोल डॉट लॉग, देखिए सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट दिस। पोर्ट से पहले हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस भी दे देते हैं, ऑन एड्रेस http कोलन, कौन सी प्रोटोकॉल चलेगी, http प्रोटोकॉल चलेगी, कोलन लगाते हैं आप जनरली इसमें, डबल स्लैश लगाते हैं, उसके बाद एक्चुअल जो एड्रेस है वो दे रहे होते हैं, यूआरएल दे रहे होते हैं। तो बोल रहा हूँ लोकल होस्ट पे चल रहा है, कौन से पोर्ट पर चल रहा है, पोर्ट भाई मैंने जो ऊपर दिया है उसी वाले पोर्ट पर चल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, अब देखिए सर्वर बंद करना कई बार आपको समझ नहीं आएगा, सर्वर स्टार्ट तो कर दिया, सर ये बंद कैसे करना है, भाई कंट्रोल सी आपको दबाना है, कंट्रोल सी आप दबाएंगे तो क्या होगा, सर्वर किल हो जाएगा। हमने देखिए कंट्रोल सी यहाँ पर लिखा भी आ गया, कंट्रोल सी दबाए तो सर्वर किल हो गया। जब भी आप सर्वर के अपने कोड में कुछ भी चेंज करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वर को किल करके दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि नया वाला कोड आपका जो है वो चल जाए, वरना पुराने वाले कोड के साथ ही सर्वर चलता रहेगा। मैंने फिर से इसको चला दिया, पर देखिए इस बार जब चलाया, जैसे ही सर्वर तुरंत सक्सेसफुली रन हुआ, इसने क्या बोला, इसने बोल दिया सर्वर रनिंग ऑन एड्रेस दिस, और ये देखिए लिंक भी बन के आ गया। तो अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली मैं यहाँ से इसको खोल सकता हूँ, दोबारा से देखिए जो रिक्वेस्ट है वो प्रिंट हो गई है ना, रिक्वेस्ट इसने यहाँ पर दोबारा से प्रिंट कर दी। तो हमने देख लिया फर्स्ट नोड सर्वर, हमने किसी भी हमको पोर्ट पर बनाना है, अपना जो हमको लिसन करना स्टार्ट कर देना, हमने लिसन करना स्टार्ट कर दिया, और कंसोल लॉग में हमने जो पूरी की पूरी रिक्वेस्ट थी उसको हमने क्या कर लिया, उसको हमने लॉग कर लिया, है ना। तो आज काफी सारी चीजें हमने समझ ली। देखिए डीएनएस कैसे काम करता है ये हमने देख लिया, वेब कैसे काम करता है डीप में, कैसे पूरी रिक्वेस्ट जाती आती है ये हमने देख लिया, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं ये हमने समझ लिया, कोर मॉड्यूल्स का मतलब क्या है, उनको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, उनको बेसिकली रिक्वायर कैसे करना है ना, वो हमने देख लिया, रिक्वायर कीवर्ड का कैसे यूज करना है वो हमने देख लिया, और पहला सर्वर हमने बना लिया, और वो सक्सेसफुल हमारा सर्वर बन गया जो लगातार रिक्वेस्ट को लिसन कर रहा है, और जो भी रिक्वेस्ट उसको मिलती है उसको लॉग कर देता है। अब देखिए ऑब्वियसली हमको अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी माइल्ड रखनी है, कि अभी तो हमने काम करना स्टार्ट किया है, धीरे धीरे हमारा जो सर्वर है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत सारी तरह की रिक्वेस्ट जो है वो हैंडल कर पाएगा। ठीक है, तो आज का हम जो काम है वो यही खत्म करेंगे। आगे के जो भी पार्ट्स आ रहे होंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कुछ कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी अभी तक, क्योंकि एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट थे तो यहाँ पर प्रैक्टिस एक्सरसाइज करना काफी मुश्किल था, बट इसके बाद हम काफी कोशिश करेंगे कि जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है नेक्स्ट पार्ट्स में वो भी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ ये वाला जो पार्ट है वो एंड करते हैं। इस बार नोड की सीरीज लगातार चलेगी, ये बात आप याद रखना है ना। पिछली बार जो नोड की सीरीज है कुछ कुछ कारणों की वजह से मैं उसको लगातार कंटिन्यू नहीं कर पाया था, अब ये लगातार कंटिन्यू हो रही होगी, पूरी नोड को हम बहुत जल्दी खत्म करने वाले हैं। एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंचे हैं तो, है ना। वैसे काफी सारे लोग शायद पहले ही रुक गए होंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ी देर में जो जोश है वो खत्म हो जाता है, बट अगर आप पूरा यहाँ पर देख रहे हैं तो पूरा बहुत जोर से अच्छे से, जो आपको कहीं पर भी पेड कोर्सेज में भी क्वालिटी मिलती है उससे बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंट हम यहाँ पर, अच्छे प्रोजेक्ट्स सब कुछ आपको यूट्यूब पर दे रहे होंगे। तो एक बार वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। नोट के अलावा भी, नोट तो मैं कंप्लीट करूंगा ही, बट नोट के अलावा भी आपको कौन से कोर्सेज चाहिए। ठीक है, चलिए, जय हिंद जय भारत।